वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। 1927 में आई, 1916 में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आई थी, उसके बाद 1919 में लुइस लैंगमर वाला कंसेप्ट आया था, और 1927 में ये वाली थ्योरी आई। किसने दी? हिटलर एंड लंदन। ये वो वाला हिटलर नहीं है, अडोल्फ हिटलर, वो नहीं है ना। और फिर इसको फर्दर, क्योंकि इसमें भी कुछ दिक्कत आने लगी, तो इसको फर्दर फिर इम्प्रोवाइज किया था पॉलिंग ने, राइट? कौन हो आप? चाय पीने गए थे? बैठिए बैठिए। कहाँ है तुम्हारा पार्टनर? वो एक तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ में? कहाँ पे? इसके आगे का सवाल नहीं पूछूंगी, बस इतना ही पूछ रही हूँ, कहाँ पे? ऐसा? अच्छा, नींद का प्रॉब्लम है क्या आप में से किसी को, कि नींद नहीं आती? अभी से तुम्हें भी नींद नहीं आती? बहुत टाइम में आती है? बहुत, हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा आती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो VBT क्या कहता है? एक्चुअली VBT आपको बॉन्ड फॉर्मेशन को समझा रहा है कि बॉन्ड कैसे बनता है। क्यों बनता है इसका जवाब तो समझ में आने लग गया था, पर कैसे बनता है, प्रोसेस क्या है, राइट? वो कौन जवाब देगा? VBT बताएगा। और इसमें दो कंसेप्ट हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू और एक है ओवरलैपिंग का पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरलैपिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो दोनों पढ़ते हैं अपन। पहला एनर्जी एस्पेक्ट, एनर्जी कंसिडरेशन। क्योंकि स्टेबिलिटी का बेसिक क्राइटेरिया ही क्या चल रहा है? एनर्जी चल रहा है, ठीक है? तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से अपने पास हाइड्रोजन का एग्जांपल है, मॉलिक्यूल बनता है, स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि लेट्स से दो हाइड्रोजन के एटम हैं एंड दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर है, ठीक है? दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन है। तो अभी दोनों एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब अभी एज सच उनके बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत नेग्लिजिबल है। अब वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि दोनों अनस्टेबल है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। जैसे से वो पास में आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा, फोर्सेस एक्ट करना शुरू हो जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एक्ट करेंगे और रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्ट करेंगे। अब देखो कैसे फोर्स डेवलप होगा। हाइड्रोजन का अगर लेट्स से एक HA मान ले और दूसरा HB मान ले, A और B एटम है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इसका न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है। तो जैसे जैसे पास में आएंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन चलना शुरू हो जाएगा, और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगा। ऐसे इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगा। तो जैसे जैसे पास में आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। हाइड्रोजन के केस में टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दैट इज ग्रेटर देन टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, इसीलिए दे विल कंटिन्यू कमिंग टुगेदर, दे विल कंटिन्यू अप्रोचिंग ईच अदर। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और हमने पढ़ा हुआ है कि जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो धीरे धीरे करके इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कम होने लग जाएगी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे इमेजिन करो, जैसे जैसे पास में आ रहे हैं, इनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स ओवरवे कर रहा है, आउटवे कर रहा है रिपल्सिव को, यानी ज्यादा है। तो जैसे जैसे पास में आ रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और एनर्जी रिलीज होती चली जा रही है, यानी टोटल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होने लग जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जिस डिस्टेंस पे इन दोनों के बीच में एक बैलेंस स्टेट आ जाएगी।
एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी कि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ना ये पास में आएंगे ना ये दूर में जाएंगे, और ये वो कंडीशन होगी जिसमें इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। राइट, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम। वो जो सिचुएशन होगी, वो जो कंडीशन होगी, वो क्या होगी, बॉन्डेड स्टेट की कंडीशन होगी, जिसमें दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वीबीटी ये कह रहा है कि जब बॉन्ड बनता है, जब एटम्स अप्रोच करते हैं, तो अलग अलग फोर्सेस एक्ट करना शुरू करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी और रिपल्सिव फोर्स भी। राइट, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो वो एटम्स अप्रोच करना कंटिन्यू रखते हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होती चली जाती है, डिक्रीज। और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम, और वही कंडीशन क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की, यानी बॉन्डेड कंडीशन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? यस। तो अगर इसके लिए अपन को ग्राफ बनाना है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनेगा? सपोज यहां मैं पोटेंशियल एनर्जी ले लूं और यहां इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लूं, इनके बीच का डिस्टेंस ले लूं, तो कैसे बनेगा ग्राफ? अभी ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इधर से शुरू करें अपन, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा। फिर धीरे धीरे करके पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और एक डिस्टेंस पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो अगर ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी आ गई, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की। अब अगर तुम इनको धक्का देते हो, इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन में तुम और क्लोज इनको लेकर जाते हो, तो अब रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स से, और फिर से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यस, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन आ गई। इसके बियॉन्ड फिर से एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली सिचुएशन है, यही क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की सिचुएशन, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन की सिचुएशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब न्यूक्लियस बिल्कुल पास पास तो नहीं आएंगे ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेंगे। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कुछ तो रहेगा ना, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया इस कंडीशन में। तो ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ए और बी के न्यूक्लियस के बीच में, कौन सी कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, यही क्या बोली जाती है, उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ। क्योंकि यही सिचुएशन बॉन्डेड सिचुएशन है। बॉन्डेड सिचुएशन में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, बॉन्ड लेंथ। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, और अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तो हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये जो एनर्जी है कौन सी, जब बॉन्ड बन रहा है तो रिलीज हो रही है, जब बॉन्ड टूट रहा है तो रिक्वायर्ड हो रही है। ये उस मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। क्या ये दोनों टर्म समझ में आ गए, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड लेंथ तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो गया दोनों न्यूक्लियस के बीच में। कौन सी कंडीशन में, बॉन्डेड स्टेट की कंडीशन में, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, जब वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ। और जब बॉन्ड बन रहा है तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या होगी, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। ज्यादातर जो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, 20 से लेकर 540 किलो जूल पर मोल की रेंज में होती है। क्योंकि किसी के लिए बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, किसी के लिए ज्यादा, वो तो डिपेंड करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो ज्यादातर जो बॉन्ड एंथैल्पी रहती है वो किस रेंज में रहती है, 20 से लेकर 540 किलो जूल पर मोल तक रहती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे वीबीटी समझा रहा है कि H2 मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, अब सपोज यही कंसेप्ट अपन He2 में अप्लाई करते हैं, हीलियम का मॉलिक्यूल। तो हीलियम के दो एटम्स हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, दोनों क्या कर रहे हैं, अभी कुछ भी उनमें इंटरेक्शन नहीं हो रहा, अब वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सेम वही केस अप्लाई करते हैं जो हाइड्रोजन में किया है। यहां पर क्या होगा, HEA और HEB दो एटम है, हर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है। राइट, हर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज इसका बोल दिया मैंने EA1 EA2,
इसका हो गया EB1 EB2, और इसका न्यूक्लियस लेट्स से Na हो गया, इसका न्यूक्लियस Nb हो गया। अब जब ये अप्रोच करेंगे तो ये तो चल रहा है रिपल्शन, ये भी चल रहा है रिपल्शन, ये भी चल रहा है रिपल्शन, ये भी चल रहा है रिपल्शन, और ये भी चल रहा है रिपल्शन। अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, यानी ये अट्रैक्शन चल रहा है और ये अट्रैक्शन चल रहा है, ये अट्रैक्शन चल रहा है और ये अट्रैक्शन चल रहा है। देखो क्या ज्यादा नजर आ रहा है, येलो लाइन ज्यादा नजर आ रही है या व्हाइट लाइन? येलो है ना। इसमें जो टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज्यादा है टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और इसलिए अगर ये अप्रोच करते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होने की जगह, और ये कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसलिए He2 का मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VBT एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया? कैसे VBT बॉन्ड फॉर्मेशन को समझा रहा है कि बॉन्ड तभी बनेगा या उसी कंडीशन में बनेगा जब अप्रोचिंग एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से, एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वहां पर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन या बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट है इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। कौन सा? सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हाँ, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसिडरेशन। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट्स बोल लो, या ओवरलैपिंग, सिंपली ओवरलैपिंग भी आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अब ये जो ओवरलैपिंग है ये इसी चीज को समझा रही है, एनर्जी, कि भाई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है, इस प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है। ये कौन समझा रहा है? ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। तो VBT के अकॉर्डिंग जब एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो उनके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? पार्शियली ओवरलैप। दोबारा सुनो, जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, जब एटम्स शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है ना। शेयरिंग करने का मतलब क्या? मैंने पहले भी समझाया था, शेयरिंग करने का मतलब है कुछ कॉमन एरिया आ जाना। अगर ये दो एटम है, इनके बीच में कोई कॉमन एरिया ही नहीं है तो शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। जब ये शेयरिंग करेंगे यानी कोई ना कोई कॉमन एरिया होगा तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो कॉमन एरिया के लिए क्या करना पड़ रहा है? ओवरलैप। अब एक एटम कंप्लीटली दूसरे एटम को ओवरलैप तो नहीं कर सकता, कैसा ओवरलैप होगा? पार्शियल ओवरलैप होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रॉन एटम में कहां है? ऑर्बिटल में। यस, तो ऑर्बिटल का क्या हो रहा है? पार्शियल ओवरलैप। कौन से ऑर्बिटल का? अगर दोनों ऑर्बिटल खाली हुए तो बॉन्ड फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू VBT नहीं होगा। अगर दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो भी बॉन्ड फॉर्मेशन VBT के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तब इन दोनों एटम के जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे? पार्शियली ओवरलैप। पार्शियली ओवरलैप करेंगे तो शेयरिंग होना शुरू हो जाएगी और बॉन्ड बन जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस। तो VBT क्या कहता है कि बॉन्ड बनने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कैसे? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पार्शियल ओवरलैप करना जरूरी है। अब इस ओवरलैपिंग में हो क्या रहा है? जैसे ये वाला एटम था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा था, ये वाला एटम था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा था। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ साथ दूसरे के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ साथ दूसरे के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट होगा। तो टोटल अट्रैक्शन बढ़ेगा, एनर्जी कम होगी। कंसेप्ट आ रहा है समझ में? वो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज है या इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वो कैसे समझा रहा है कि भाई जब ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस से हो रहा है अट्रैक्ट, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। Are you getting this point? Yes. तो ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट क्या कहता है कि फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन हाफ फिल्ड
half filled atomic orbitals, half filled atomic orbitals of two approaching atoms, half filled atomic orbitals of two approaching atoms बोलो या bonded atoms बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, must partially overlap, partially overlap. तो जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उनके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या होना चाहिए, पार्शियली ओवरलैप होना चाहिए, तब इस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगी. बिना ओवरलैपिंग के कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. क्या ये क्लियर है? ये हाफ फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट वीबीटी में ही आएगा. आगे जब अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये हो जाएगा कि कोई भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है ना, एम्प्टी भी कर सकता है, फुल फिल्ड भी कर सकता है, हाफ फिल्ड भी कर सकता है. तो ये हाफ फिल्ड वाला वीबीटी में चलेगा. ठीक. अब सपोज आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन. ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन. अभी ये नॉन बॉन्डेड है. जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, पार्शियल ओवरलैपिंग. पार्शियल ओवरलैपिंग होते ही देखो ये कॉमन एरिया आ गया. ओवरलैपिंग का मतलब या शेयरिंग का मतलब है कॉमन एरिया का आना कंपलसरी है. अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये इसमें आ जाएंगे, इस कॉमन एरिया में. कैसे आएंगे? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मत भूलना. ये कैसे आएंगे? ऐसे ऑपोजिट स्पिन में आएंगे. ठीक है. तो यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन बनाओगे तो इस तरीके से ऑपोजिट स्पिन के बनाना. अगर इनके स्पिन सेम है तो ये पेयरिंग के वक्त ऑपोजिट हो जाएंगे. हो सकता है इनिशियली ही ऑपोजिट हो तो ये पेयरिंग कर लेंगे, बट एनीवेज जब ऑर्बिटल ओवरलैप होगा तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके स्पिन कैसे चलेंगे, ऑपोजिट स्पिन चलेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर लेगा. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी की जगह अगर मैं हीलियम एटम कंसिडर कर लूं तो हीलियम एटम में दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए दो हीलियम एटम के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है और इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं है. तो H2 कैसे बन रहा है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरलैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और He2 क्यों नहीं बन रहा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरलैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? ठीक है. यहां तक कुछ लिखना है तो आप लिख लो, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है. इसके आगे हम ओवरलैपिंग को और समझेंगे. ओवरलैपिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक बॉन्डिंग के बेसिक को समझने के लिए. यहां तक क्लियर है? अब अपन टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं. कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है? कितने टाइप की होती है? कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है? जिया, कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है? नहीं पता? दो हाथ हैं आपके पास हैं, कैसे इनको कैसे ओवरलैप कर सकते हो? ऐसे बेटा, इंटरलॉक नहीं करना, डोंट इंटरलॉक, ओवरलैप. ऐसे ओवरलैप कर सकते हो और दुआ मत मांगो, ऐसे ओवरलैप करो. ऐसे ओवरलैप कर सकते हो, ऐसे ओवरलैपिंग हो सकती है और ऐसे हो सकती है ना. ओवरलैपिंग के पहले एक छोटी सी बात समझो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब इंटर न्यूक्लियर, जो दो एटम्स हैं जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, जो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, उनके न्यूक्लियाई को जोड़ता हुआ जो एक्सिस है वो क्या हो जाएगा?
उनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या जिस एक्सिस पर उन दोनों के न्यूक्लियाई लाई करेंगे, जिस एक्सिस पर उन दोनों के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, वो क्या हो जाएगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो गया? एक्सिस ऑफ टू अप्रोचिंग एटम्स, एक्सिस ऑफ टू अप्रोचिंग एटम्स बोलो, या बोल सकते हो एक्सिस ऑन विच न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स लाई। दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो जिस एक्सिस पर लाई करते हैं वो उनका क्या हो जाता है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो सपोज मेरे पास एक, लेट्स से एक एटम है ये ए और एक एटम है बी, ये इस इधर से अप्रोच कर रहा है, ये इधर से अप्रोच कर रहा है, राइट? तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसका क्या हो जाएगा? ये वाला, राइट? सपोज एक और एटम आ गया सी, अब ए और सी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ए ऐसे अप्रोच कर रहा है, सी ऐसे अप्रोच कर रहा है, तो इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, दोनों एटम्स अप्रोच कैसे कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। लेकिन दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कभी कभी तो क्वेश्चन में बता देते हैं इफ एक्स इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ऐसा बता देते हैं। अगर नहीं बता रखा तो बाय डिफॉल्ट जेड इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा तो आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको मानकर चलोगे? जेड एक्सिस को, पहली चीज। दूसरी चीज, दो एटम्स के बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिर्फ एक ही हो सकता है। टोटल एक्सिस तो तीन है, एक्स वाई और जेड, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा ऑब्वियसली, बाकी दोनों परपेंडिकुलर चलेंगे उसके, राइट? तो दो एटम्स के बीच में कैसे भी अप्रोच करें वो, चाहे ये दोनों अप्रोच करें, तो ये इधर अप्रोच कर रहा है, ये इधर अप्रोच कर रहा है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये हो गया, पर होगा एक ही, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू अप्रोचिंग एटम्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते। और वो x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है, वो z भी हो सकता है, पर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट z ले लिया जाएगा। हाँ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दो एटम्स के बीच में एक ही हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, लेकिन होगा एक ही इन तीनों में से। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको z एक्सिस मान के चलना है, ठीक है? क्लियर है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? अब देखो ओवरलैपिंग, जब अपन टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कैसे? सपोज मैं ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लूं, एक एटम इधर से आ रहा है, एक एटम इधर से आ रहा है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये हो गया। यस, अब ये दोनों ओवरलैप कैसे कर सकते हैं? ये दोनों इधर से आ रहे हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना? एक एटम इधर से आ रहा है, एक एटम इधर से आ रहा है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यही हुआ अप्रोचिंग एटम्स का। इन दोनों की ओवरलैपिंग ऐसे हो सकती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरी सिचुएशन, एक एटम इधर से आ रहा है, एक एटम इधर से आ रहा है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो यही है। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो यही है, पर उनकी जो ओवरलैपिंग है वो ऐसे भी हो सकती है, यानी परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ओवरलैपिंग कैन बी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही लाई करती है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे यानी परपेंडिकुलर लाई करती है। तो दो टाइप की ओवरलैपिंग आ जाएगी, जब ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और जब ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की अगर अपन बात करें,
टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो दो कैटेगरीज खुल जाएंगी इसमें। एक आ जाएगा अलोंग द एक्सिस वाला और एक आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब अलोंग द एक्सिस क्या हो रहा है, हेड टू हेड हो रही है ना, ये एक का हेड ये दूसरे का हेड, तो एक का हेड दूसरे के हेड को ओवरलैप कर रहा है, ऐसे टकरा रहे हैं ना, है ना, ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। तो हेड टू हेड या बोलो एंड टू एंड, या फिर क्या बोल सकते हैं कोएक्सियल। कोएक्सियल मतलब ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। दूसरा क्या हो सकता है साइड टू साइड, साइडवेज, है ना, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, जिसको अपन बोलते हैं कोलैटरल या फिर लैटरल ओवरलैपिंग, कुछ भी बोल सकते हो। तो दो ओवरलैपिंग आ गई, एक तो क्या आ गई हेड टू हेड, हेड टू हेड, या बोलो एंड टू एंड, या बोलो हेड ऑन, या फिर कोएक्सियल। एक ओवरलैपिंग तो ये हो गई, दूसरी ओवरलैपिंग क्या हो गई, दूसरी ओवरलैपिंग क्या हो गई साइडवेज, जिसको हम क्या बोलते हैं कोलैटरल। उसको क्यों अकेला छोड़कर आ गए बेचारे को, वो तन्हा तन्हा फील कर रहा है, देखो उसको। तू भी आ जा, क्या गोद में बिठाएगा। वहां से दिख नहीं रहा था क्या तुमको, ये लंबा पड़ रहा था। क्या ये दो समझ में आए, ठीक है। ये वाली जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ये वाली क्या हो गई परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहां तक क्लियर। अभी रुको पूरा पढ़ाने दो फिर खींचना। अब अलोंग द एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसे होगा, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी पर ही लाई करेगी। यानी कैसा भी, चाहे एस ले लो चाहे पी ले लो, कैसा भी होगा, एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे होगा ना, चाहे एस का ऑर्बिटल हो, इसलिए मैंने शेप प्रॉपर नहीं बनाई, चाहे पी का डंबल हो, लोब कैसा भी हो, पर एक लोब दूसरे लोब से ओवरलैप करेगा। अलोंग द एक्सिस में एक लोब दूसरे लोब से ओवरलैप करेगा, मतलब एक एक लोब की ओवरलैपिंग होगी। ध्यान से समझना सारी चीजों को, एक एक लोब की ओवरलैपिंग होगी। जब एक एक लोब की ओवरलैपिंग होती है, यानी जब अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, तो बॉन्ड कौन सा बनता है सिग्मा बॉन्ड। जब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड कौन सा बनेगा सिग्मा बॉन्ड। गेटिंग दिस पॉइंट, यस। अब परपेंडिकुलर की बात करते हो तो देखो परपेंडिकुलर में ना दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। जब परपेंडिकुलर की बात करते हो तो यहां से दो ऑप्शन खुल जाते हैं। बेसिक क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हो सकता है एक्सिस परपेंडिकुलर हो और हो सकता है प्लेन परपेंडिकुलर हो। ध्यान से समझना, हो सकता है एक्सिस परपेंडिकुलर हो और हो सकता है प्लेन परपेंडिकुलर हो। देखो समझो, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे बना सकती हूं, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है ना। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस ये हो गया। अब ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है और ये ओवरलैपिंग हो रही है, साइडवेज हो गई ना ओवरलैपिंग। ये वाले लोब ओवरलैप हो रहे हैं और ये वाले लोब ओवरलैप हो रहे हैं। तो जहां सिग्मा में एक एक लोब ओवरलैप हो रहे थे, अब दो दो लोब ओवरलैप हो रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो जहां इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, यहां अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी ऊपर और नीचे, अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस।
ऐसा जो बॉन्ड होता है जिसमें ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग है, ये कौन सा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यस। तो जब ओवरलैपिंग कैसे है? एक्सिस पर है, बट परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऐसे ओवरलैपिंग है, ऊपर ओवरलैपिंग है और नीचे, ये तो रहे इनके न्यूक्लियस, यहां तो कोई ओवरलैपिंग होगी नहीं। ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप हो रहा है और नीचे हो रहा है, तो बॉन्ड कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड। अब मान लो ये सपोज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये आपका एक पी ऑर्बिटल हो गया, ये आपका दूसरा पी ऑर्बिटल हो गया। ऐसे ही बनता है ना पी ऑर्बिटल। तो ये ओवरलैपिंग हो गई और ये ओवरलैपिंग हो गई, तो बॉन्ड कौन सा बना? पाई बॉन्ड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? ठीक है। अब प्लेन परपेंडिकुलर समझो। फोटो खींचनी है तुमको? खींच लो, फिर मेरे को थोड़ी जगह चाहिए। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ मैं आपको बॉन्डिंग का, ये नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक एक चीज बहुत ध्यान से समझो, जहां डाउट है पूछो। अब देखो प्लेन परपेंडिकुलर कैसे होगा। ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, राइट? प्लेन परपेंडिकुलर में क्या होगा? एक ओवरलैपिंग तो हो रही है ये, और एक ओवरलैपिंग हो रही है ये। दिख रहा है प्लेन परपेंडिकुलर? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये ओवरलैपिंग, ये और ये और ये। कितने लोब ओवरलैप हो रहे हैं? 4, है ना? 4 जो लोब हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं। जब ऐसे ओवरलैपिंग होगी प्लेन में विच इज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कौन सा बॉन्ड बनता है? डेल्टा बॉन्ड। तो 3 तरीके से ओवरलैपिंग हो गई, 3 तरीके के बॉन्ड बन गए। अगर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक एक लोब की ओवरलैपिंग हो रही है, आपको तो सिर्फ लोब देखना है, कितने लोब ओवरलैप हो रहे हैं। अगर एक एक हो रहे हैं तो सिग्मा, अगर 2-2 हो रहे हैं तो पाई, और अगर 4-4 हो रहे हैं तो डेल्टा। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे बनता है डेल्टा बॉन्ड, कैसे बनता है पाई बॉन्ड, या अपनी पूरी डिटेल में ओवरलैपिंग करेंगे अपन। ये समझ में आ रहा है सबको? अब सपोज आपके पास 2 एटम्स हैं, चाहे वो सेम है चाहे डिफरेंट, व्हाटएवर, इनके बीच में एक बन सकता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ही है, तो सिग्मा बॉन्ड एक ही बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेंगे। तो अगर 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स का एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, तो एक ही क्या बन सकता है? सिग्मा बॉन्ड। क्या इनके बीच में पाई बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या इन दोनों के बीच में सिग्मा बन गया, क्या पाई बन सकता है? बन सकता है ना। अभी तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग हुई है, इसके 2 परपेंडिकुलर और है ना एक्सिस, तो पाई बॉन्ड बन सकते हैं कितने? 2। भाई अगर आपने Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया तो X पर भी ओवरलैपिंग हो सकती है परपेंडिकुलर, और Y पर भी ओवरलैपिंग हो सकती है परपेंडिकुलर, तो 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं ना दोनों के बीच में। और एक क्या, प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन तो एक ही होगा ना। अगर Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो XY उसका परपेंडिकुलर प्लेन हो गया, तो एक प्लेन परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग भी हो सकती है, यानी एक क्या बन सकता है? डेल्टा बॉन्ड। तो 2 एटम्स के बीच में एक सिग्मा बन सकता है, 2 पाई बन सकते हैं और एक डेल्टा बन सकता है, इससे ज्यादा और बॉन्ड नहीं बन सकते। वो डिपेंड करता है ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, उस हिसाब से एक सिग्मा बन सकता है, 2 पाई बन सकते हैं और एक डेल्टा बन सकते हैं। इज दिस क्लियर? सिग्मा अकेला भी बन सकता है, डेल्टा, सिग्मा अकेला बन सकता है ना, डेल्टा अकेला बन सकता है, लेकिन पाई अकेला नहीं बन सकता। पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले या तो सिग्मा बॉन्ड बन चुका है या फिर डेल्टा बॉन्ड बन चुका है। अकेले कभी भी पाई
नहीं बन सकता, हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है बट वो एक ही है। तो सिग्मा अकेला बन सकता है, डेल्टा अकेला बन सकता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में बनता ही है मेटल्स में, और पाई कभी भी अकेला नहीं बनेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यहां तक क्लियर? अब सपोज एस ऑर्बिटल है, सपोज आपके पास एस ऑर्बिटल है, तुम सोच के बताना अब एस ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बना सकता है? सिग्मा, पाई, डेल्टा, कौन सा बना सकता है? हमेशा सिग्मा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही लोब है, वो स्फेरिकल है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने शेप पढ़ी होगी। तो अगर मैं यहां पर ऑर्बिटल लिख दूं और यहां पर उसके लोब लिख दूं, यहां पर बॉन्ड लिख दूं, तो एस के लिए लोब कितने हैं? एक ही है भाई, स्फेरिकल है ना वो, तो सिमेट्रिकल। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो अगर कहीं भी एस ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो दूसरे एस के साथ है, चाहे वो पी के साथ है, किसी के साथ भी है, हमेशा बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा। अब सपोज पी की बात करते हैं, पी की शेप कैसी है? डम्बल। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? इसमें सिग्मा भी बन सकता है और पाई भी, दोनों बन सकते हैं। मतलब मैक्सिमम ये दो बना सकता है, एक सिग्मा बना सकता है, एक पाई बना सकता है। भाई ऐसे भी ओवरलैप हो सकते हैं इस तरीके से, ये एक पी आ गया, ये दूसरा पी आ गया, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई। और ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। तो इसमें एक लोब की ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है, इसमें दो लोब की ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। तो यहां पर मैक्सिमम कितने लोब हैं? दो। एक भी यूज कर सकता है और दो भी यूज कर सकता है। तो अगर p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है। अगर आपके पास डी सबशेल है, डी सबशेल कैसा है? डबल डम्बल। अब इसके पास मैक्सिमम 4 लोब हो गए, ये एक की ओवरलैपिंग भी कर सकता है, ये दो की ओवरलैपिंग भी कर सकता है और ये चारों की ओवरलैपिंग भी कर सकता है। यानी ये सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है और डेल्टा भी बना सकता है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? चलो अब अलग अलग केसेस लेते हैं ओवरलैपिंग के। एस एस ओवरलैपिंग, जब दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, एक्सिस कितने अपने पास? 3, एक्स, वाई और जेड। तो एस एस ओवरलैपिंग एक्स पर भी हो सकती है, वाई पर भी हो सकती है और जेड पर भी हो सकती है। अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये मैंने एक्स मान लिया, तो एस ऑर्बिटल तो क्या है? स्फेरिकल है ना, हो सकती है ओवरलैपिंग। ये रहे इनके न्यूक्लियस, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। सपोज मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई मान लिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तब भी सिग्मा बॉन्ड। और अगर मैंने जेड मान लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कुछ भी हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, हमेशा तीनों के केस में ही बॉन्ड कौन सा बन रहा है? सिग्मा। ये तो हो गई बच्चों वाली बात। अभी पी एक्स और पी एक्स की बात करते हैं। पी में क्या है? 3 है ना, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो सपोज पी एक्स और पी एक्स की ओवरलैपिंग हो रही है। पी एक्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्स एक्सिस पर है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स एक्सिस पर है। पी वाई के केस में वाई पर है और पी जेड के केस में जेड पर है, यही है। अब इसके भी तो 3 एक्सिस पॉसिबल है, एक्स, वाई और जेड। आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो और जेड भी मान सकते हो। तो सपोज मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स मान लिया और ओवरलैपिंग किसकी है? पी एक्स और पी एक्स की। तो पी एक्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स पर ही होती है ना, ऐसे बनाएंगे ऑर्बिटल। यस, ये एक पी एक्स, ये दूसरा पी एक्स। कैसी ओवरलैपिंग नजर आ रही है? हेड ऑन, एक एक लोब है ना भाई, ये थोड़ा ना ओवरलैप हो रहे हैं।
एक एक लोब ओवरलैप हो रहा है, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा, राइट। सपोज मैंने Y को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, अगर Y को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानूंगी तो X कहां है? इसके परपेंडिकुलर है, और Px में डेंसिटी कहां है? यहां X पर है ना। मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या माना? Y माना, तो X एक्सिस उसकी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि Px और Px की ओवरलैपिंग है तो डेंसिटी तो X पर ही होगी, चाहे तुम इंटरन्यूक्लियर कोई भी मान लो। अब इसमें ओवरलैपिंग कैसी दिखाई दे रही है? साइडवेज। कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड। क्लियर? सपोज आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z मान लिया, इधर बना रही हूं मैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या मान लिया? Z। अभी भी तो X उसके परपेंडिकुलर ही है, और Px और Px में डेंसिटी कहां रहेगी? X पर रहेगी। अब ओवरलैपिंग कैसी नजर आ रही है? पाई, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आ रहा है समझ में? इट मींस अगर आपके पास लेट्स से पी ए ऑर्बिटल है, ए कैन बी एक्स, वाई और जेड। एक्सिस अगर ए ले लिया तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा, एक्सिस अगर बी ले लिया तो बॉन्ड बनेगा पाई, एक्सिस अगर सी ले लिया तो बॉन्ड बनेगा पाई। आपको हर बार ये चीज करने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं आपको बोलूं पी वाई प्लस पी वाई की ओवरलैपिंग है, तो एक्स अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो बॉन्ड बनेगा पी वाई, और पी वाई की ओवरलैपिंग है पी वाई प्लस पी वाई, एक्स वाई जेड। तीन एक्सिस हो सकते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई। अगर वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है सिग्मा, और अगर जेड है तो पाई। आ रहा है कंसेप्ट समझ में? सपोज पी जेड और पी जेड की ओवरलैपिंग है। अब आई होप आप समझ पाओगे, जवाब दे पाओगे, है ना। अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पाई, बहुत बढ़िया, वाई है तो पाई, और अगर जेड है तो सिग्मा। सपोज पी एक्स प्लस पी वाई की ओवरलैपिंग है तो क्या होगा? हाँ, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो अलग अलग एक्सिस पर है। कोई कॉमन एक्सिस, ओवरलैपिंग के लिए कॉमन एरिया होना जरूरी है। इन दोनों में कॉमन एरिया नहीं है, तो पी एक्स प्लस पी वाई कुछ नहीं होगा, पी एक्स प्लस पी जेड ले लो तब भी कुछ नहीं होगा, ऐसे पी वाई प्लस पी जेड ले लो तब भी कुछ नहीं होगा। नो ओवरलैपिंग। आ रहा है समझ में? एस एस ओवरलैपिंग एंड पी पी ओवरलैपिंग। अब बात करेंगे किसकी? डी डी ओवरलैपिंग की। फिर बात करेंगे किसकी? इंटरचेंज कर दो, एस पी कर दो, पी डी कर दो, हाँ एस डी कर दो। क्लियर? चलो अब डी डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात करते हैं। क्या पढ़ा था? डी डी में सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है, और डेल्टा भी बन सकता है। ठीक है, तो लेट्स से आपने ले लिया से डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई। तो पहले तो ये बताओ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है, डी एक्स वाई के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होती है? बिटवीन द एक्सिस। बहुत बढ़िया, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, है ना। अगर डी एक्स वाई है तो डी वाई जेड है तो वाई जेड एक्सिस के बीच में होगी, डी एक्स जेड है तो एक्स और जेड एक्सिस, मतलब इन बिटवीन द एक्सिस। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो किस में रहेगी? इन बिटवीन द
एक्सिस। अब इसमें भी 3 एक्सिस लिए जा सकते हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये हो गया वाई परपेंडिकुलर टू एक्स, तो डी एक्स वाई कैसे बनेगा? इन बिटवीन एक्स एंड वाई। ऐसे बनेगा, यहां पर भी ऐसे बनेगा। क्या पॉसिबिलिटी ओवरलैपिंग की? ये और ये। कितने लोब? 2 लोब, यानी पाई बॉन्ड। ठीक है, सपोज हमने y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, तो अब x इसके परपेंडिकुलर होगा, dxy ऐसे बनेगा। फिर से ओवरलैपिंग कैसे नजर आ रही है? ऐसे, यानी पाई। आ रहा है क्या समझ में? सपोज z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो z को समझने के लिए ऐसे समझो। ठीक है, ये आ गया आपका z एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक्स वाई क्या है? इसके परपेंडिकुलर है ना एक्स वाई। ठीक है, तो जब आप डी एक्स वाई बनाओगे तो कैसे बनाओगे? इन बिटवीन द एक्स एंड वाई। मतलब अब दोनों जो एटम्स है ना ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। अब इनकी ओवरलैपिंग देखो कैसे नजर आ रही है? ये और ये, यस, डेल्टा बॉन्ड। 4 लोब हो गए ना ओवरलैप, तो क्या बन गया? डेल्टा बॉन्ड। ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे। तो अगर मैं ये 2 लोब ऐसे मान लूं, तो ये ऐसे ओवरलैप हो रही है, 4 लोब। ठीक, अब हर बार ये तो नहीं बनाएंगे ना, एग्जाम में आ जाते तो हर बार हम इतना नहीं बनाएंगे। तो सिंपली क्या करना है? सपोज आपके पास डी ए बी कोई ऑर्बिटल है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अगर एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ए है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बी है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई। लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सी है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? डेल्टा। बस ये याद रखना है। अब हर बार ये बनाकर देखने की जरूरत नहीं है। सपोज आपके पास ओवरलैपिंग आप करवा रहे हो डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड, एक्स वाई और जेड। क्या क्या बनेगा? एक्स पर क्या बनेगा? डेल्टा। एक्स पर डेल्टा, वाई पर पाई और जेड पर पाई। ठीक है, सपोज आपके पास डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड है, फिर से एक्स वाई जेड। एक्स पर बना पाई, वाई पर बना डेल्टा और जेड पर बना पाई। क्या ये पॉइंट आ गया समझ में? सारे डी ऑर्बिटल हो गए क्या? नहीं हुए, अभी तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर बचता है। हाँ जी। ओह, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी, मैं भावनाओं में बह गई थी। ऐसे ही आधा दूरा खींच लो तो मैं याद तो आ ही जाएगा। सीपीपी मिल गई थी? हैं? नो कौन बोला? ये अभी तक वही है। कहाँ? झरने में, मैनाल। ठीक है, चलो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
इन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है, तो डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एक्स और वाई एक्सिस पर, अलोंग द एक्सिस। इनकी थी इन बिटवीन द एक्सिस, इसकी हो जाएगी ऑन द एक्सिस। अब फिर से 3 ऑप्शन पॉसिबल है, एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो सकता है, वाई हो सकता है और जेड हो सकता है। तो सपोज एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, सोच के बताओ, पढ़ा भी हुआ है तुम्हारा यार, बताओ अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की ओवरलैपिंग से। अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये हुआ एक्स, ये हुआ इसके परपेंडिकुलर वाई। डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में डेंसिटी कहाँ है? एक्स और वाई पर, इन बिटवीन नहीं है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो इसमें ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी क्या है। ये ओवरलैपिंग हो सकती है एक एक लोब की, अगर ये होती है तो बॉन्ड बनता है सिग्मा। एक ओवरलैपिंग ये हो सकती है, अगर ये होती है तो बॉन्ड बनता है पाई। और सिग्मा और पाई साइमल्टेनियसली तो नहीं बन सकते ना, या तो सिग्मा बनेगा या फिर पाई। ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग किस में होती है? सिग्मा में, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। तो अगर प्रेफरेंस डिसाइड ही करनी पड़ जाए कि सिग्मा और पाई में से क्या बनेगा, तो क्या बनेगा? सिग्मा। इसका मतलब डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो बॉन्ड कौन सा बनाएगा? सिग्मा। जो अपन ने पढ़ा था कि डी डी ओवरलैपिंग से सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है और डेल्टा भी बन सकता है। तो पाई और डेल्टा तो यहां पर बन ही गए थे, सिग्मा यहां पर बन गया। अगर आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसा है? वाई, तो भी यही केस होगा, ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। अभी भी डेंसिटी कहाँ है? यहां, यहां। इस केस में भी बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। ठीक। अब अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो क्या बनेगा? कैसे समझा था जेड वाले को? क्यूब बनाया था ना, तो बना लो। क्योंकि एक्स वाई इसके परपेंडिकुलर होंगे ना, तो क्यूब से आपको समझ में आ जाएगा। ये आ गया आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पहले कैसे बनाए थे लोब? ऐसे बनाए थे ना। अब अलोंग द एक्सिस है, ऐसे हो जाएंगे। यहां पर भी ऐसे हो गया। अप्रोच तो वैसे ही कर रहे हैं ना। यस, तो यहां पर 4 लोब की क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग, और बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? डेल्टा। तो डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से या तो सिग्मा बनेगा या फिर क्या बनेगा? डेल्टा। क्लियर? डी जेड स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर। कैसा है जेड स्क्वेयर? ऐसा है ना। राइट। इस केस में ओवरलैपिंग हमेशा कैसे होगी? सिग्मा। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा? जेड। तो इस केस में हमेशा बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अब सपोज आप एस और पी की ओवरलैपिंग करवाते हो, अब सोच के बताना। एस और पी की ओवरलैपिंग, अगर आपने एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, और एस और पी में हमने ये पी एक्स ले लिया। एक्स इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एस का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। एस तो तीनों एक्सिस पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है। पी एक्स के केस में अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अगर वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एक सिग्मा एक पाई। अच्छा, 2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से 2 बॉन्ड बना दिए तुमने, एक सिग्मा बना दिया, एक पाई बना दिया। एस और पी एक्स है और वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये आपका वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स इसके क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ ना, तो पी एक्स ये रहा और एस ऐसे आ रहा है। ओवरलैपिंग कौन सी दिख रही है तुमको? नो ओवरलैपिंग।
यहां पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, यहां पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। अगर ये पी वाई होता तो y पर होता सिग्मा, बाकी पर कुछ नहीं होता। अगर ये पी जेड होता तो z पर होता सिग्मा, बाकी पर कुछ नहीं होता। ऐसे ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। है हाँ हाँ, मैं तुम्हारा इशारा नहीं आता तो मैं आगे बढ़ जाती। ठीक है, अब P और D की ओवरलैपिंग देखते हैं। P और D की, हाँ अच्छा अच्छा, चलो अब सोच के बताना। आपके पास लेट्स से dxz और px, dxz और px की ओवरलैपिंग है। पॉसिबल है नहीं है, कौन से एक्सिस पर क्या बनेगा? पहले तो बताओ पॉसिबल है या नहीं है? है, क्योंकि कॉमन एरिया है। यहां पर पी वाई होता ना तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक, अब एक्स वाई और जेड पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? देखो, सपोज एक्स वाई और जेड इसकी बात करें इंडिविजुअली, तो अभी ट्रिक बताई थी आपको। डी एक्स जेड के केस में एक्स एक्सिस पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। डी एक्स जेड में जेड पर कौन सा बनेगा? पाई। और y पे डेल्टा। सिग्मा तो डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर के केस में है। डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर के केस में, इस पर इन तीनों के केस में एक्स जेड एक्स वाई वाई जेड के केस में पाई और डेल्टा चल रहा है। तो x और z है, x और z पर बनेगा पाई, और जो डिफरेंट एक्सिस है उस पर बनेगा डेल्टा। क्या ये पॉइंट आ गया समझ में? px में भी x है, y है और z है। अब बताओ px पर क्या बनेगा? सिग्मा। py पर क्या बनेगा? पाई। और pz पर क्या बनेगा? पाई। अब देखो तुम, अगर तुमने x एक्सिस ले लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये बना रहा है पाई, ये बना रहा है सिग्मा, पॉसिबल ही नहीं है इस पर कुछ होना। ओवरलैपिंग डिफरेंट हो गई ना। अगर तुमने y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया तो ये बना रहा है डेल्टा, इसकी ओवरलैपिंग अलग चल रही है, चार चार लोब वाली, इसकी ओवरलैपिंग अलग चल रही है, दो दो लोब वाली, इस पर भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। थंब रूल इज ओवरलैपिंग के लिए कॉमन चीजें होना जरूरी है। अब तुमने अगर z एक्सिस ले लिया तो ये बन रहा है पाई और ये भी बन रहा है पाई, यानी दोनों ही दो दो लोब की ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो एक ही एक्सिस पर पॉसिबल है, दैट इज z, और उस पर बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई। x और y पर कुछ भी नहीं बनेगा। सो इट इज वेरी सिंपल। जो कॉमन है उसको हटा दो, जो बच गया वो बन गया आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और बॉन्ड बन गया पाई। हर बार ये करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? अब आप खुद बताओ, सपोज ये एक्स जेड लिया था, वाई जेड ले लेते हैं, प्लस पी वाई ले लेते हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की पॉसिबिलिटी सिर्फ जेड की है, बॉन्ड पाई। पी कैन नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, तो डेल्टा बॉन्ड का ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सपोज तीसरा केस क्या बन जाएगा? डी एक्स वाई, डी एक्स वाई प्लस लेट्स से पी एक्स। वाई एक्सिस विल बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई।
ऐसे अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एनी कॉम्बिनेशन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आप कोई भी, इसके साथ आप पी जेड का भी ले सकते हो, इसके साथ आपने पी जेड किया तो वाई विल बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और पाई बन जाएगा। तो अब आप ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। सपोज आपको बोल दिया डी एक्स जेड प्लस पी वाई, तो कोई भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इन दोनों की डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है, ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी ही नहीं। बोलो, आ गया समझ में सबको? यहां तक क्लियर है? एस और डी की ओवरलैपिंग होती है क्या? एस और डी की एस और डी की ओवरलैपिंग होती है क्या? डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर कैन डू। और बॉन्ड एस है तो हमेशा डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। मैंने आपको बोल दिया जब भी एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, चाहे वो पी के साथ हो, चाहे वो दूसरे एस के साथ हो, चाहे वो डी के साथ हो, बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनेगा, उसको और कुछ करना नहीं आता। तो एस और डी की ओवरलैपिंग पॉसिबल है और बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा। पर जो आपको काम में आएंगे वो यही सब काम में आएंगे, एस डी काम में नहीं आएगा। क्लियर? अब स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं। किसकी ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग है, किसकी कम? इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। क्वेश्चंस आते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग किस में है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? टाइप ऑफ बॉन्ड। ये जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी ना, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ऊपर नीचे नहीं करना, राइट? तो सबसे पहले आप क्या अप्लाई करोगे? टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे पहले ये चेक करोगे। अब टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में दो ऑप्शन है, या तो ओवरलैपिंग सिग्मा के फॉर्म में हो रही होगी या फिर पाई के फॉर्म में। कोई भी सिग्मा हो, कोई भी, वो हमेशा पाई से स्ट्रॉन्गर रहेगा। सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब इसको आप कैसे भी समझ सकते हो। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर है, तो वो न्यूक्लियस का रिपल्शन क्या कर रही है? कम। भाई सिग्मा बॉन्ड कैसे है? ऐसे है ना, न्यूक्लियस कहाँ है? ये रहे, जिनके बीच में रिपल्शन चलेगा। बीच में कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन क्या हो गया? कम। दोनों न्यूक्लियस के बीच में कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। अगर पाई की बात करो तो पाई में कैसे है? ऐसे है ना, न्यूक्लियस तो ये रहे। तो इस केस में इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन क्या है? ज्यादा। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा? पाई से स्ट्रॉन्ग, कोई भी हो। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? कौन सिग्मा है, कौन पाई? सिग्मा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा पाई से। बनने में भी पहले सिग्मा बनता है, बाद में पाई। टूटने में पहले पाई टूटेगा क्योंकि वो वीक है, और फिर सिग्मा। ये क्लियर है? अगर सपोज बॉन्ड का टाइप सेम है, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, सारे ही सिग्मा है या सारे ही पाए हैं, तब आप कंपैरिजन के लिए क्या देखोगे?
नंबर ऑफ शेल्स। सारे ही सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन लेट्स से एक आ गया कैसा, 2p सिग्मा 2p सिग्मा, और एक आ गया 3p सिग्मा 3p सिग्मा, दोनों ही सिग्मा है। तो ये वाले इस कंपैरिजन को तो आप कर ही नहीं सकते हो, दोनों सिग्मा है। अब स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, वीक कौन सा होगा? जिसमें नंबर ऑफ शेल जितने कम होंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, राइट? तो 2p सिग्मा और 3p सिग्मा में से स्ट्रॉन्गर कौन है? 2p सिग्मा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सपोज आ गया 2p पाई 2p पाई और 3p पाई 3p पाई। अब स्ट्रॉन्ग कौन है? सेम 2p पाई 2p पाई। और इन चारों को अरेंज करना हो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ इन चारों की। मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहले क्या देखोगे? सिग्मा पाई। सारे सिग्मा पाई से ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अब सिग्मा में कौन है ज्यादा? ये, यानी सबसे स्ट्रांग कौन हो गया? 1। फिर कौन आया? 3। फिर कौन आया? 2। फिर कौन आया? 4। क्या ये समझ में आ रहा है? तो पहले आपको सिग्मा देखना है। सिग्मा सारे एक तरफ कर लो, उसमें नंबर ऑफ शेल लगा दो। सारे पाई दूसरी तरफ कर दो, उसमें नंबर ऑफ शेल लगा दो और कंपैरिजन कर दो। थैंक यू। अब सपोज बॉन्ड भी सेम है और नंबर ऑफ शेल भी सेम है। बॉन्ड भी सेम है और नंबर ऑफ शेल भी सेम है, लेकिन ऑर्बिटल के टाइप अलग अलग हैं। 2s 2s ने कर दिया, 2s 2p ने कर दिया, 2p 2p ने कर दिया। और तीनों के केस में हम सिग्मा बॉन्ड मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कर दूं रब? जी सर, ठीक है सर। तो थर्ड, ये था फर्स्ट पॉइंट, ये था सेकंड। प्रायोरिटी ऑर्डर यही है, याद रखना, ठीक है। थर्ड क्या हो गया? अगर बॉन्ड भी सेम है, नंबर ऑफ शेल भी सेम है, तब आप क्या देखोगे? डायरेक्शनल नेचर। तब क्या देखना है? डायरेक्शनल नेचर। जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो सपोज हम बात करें, लेट्स से सारे सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर रहे हैं। एक बन रहा है किससे? 2s 2s, एक बन रहा है 2s 2p, और एक बन रहा है 2p 2p। सारे सिग्मा है, नंबर ऑफ शेल भी तीनों में सेम है, तो डायरेक्शनल नेचर सबसे ज्यादा किस में है? 2p 2p में। फिर इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये अगर 2p सिग्मा कर रहे हो तो लेट्स से ऐसे हो गया ना, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बन रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रही 100%, उसी एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है, उसी एक्सिस पर पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इस केस में क्या हुआ? ये तो ठीक है, लेकिन ये S कैसे आ गया? स्फेरिकल। S की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों पर बराबर बटी हुई होती है। S की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों एक्सिस पर इक्वल है, तो इस एक पर्टिकुलर एक्सिस पर तो 33% ही हुई ना, 1/3। ये तो पूरी है, ये तो 100 है, यहां पर ये दोनों 100 है, और इस केस में दोनों ही 33% है। अब आ रहा है समझ में डायरेक्शनल नेचर? तो डायरेक्शनल नेचर सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें, फिर इसमें। S ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, सिमेट्रिकल। P and D आर डायरेक्शनल। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सपोज पाई बॉन्ड है, जैसे ही हमने सिग्मा कंसिडर किया,
लेट्स से अब हम सारे क्या कंसिडर कर रहे हैं, पाई। पाई पी और डी से बनेगा, पी और डी से, मतलब पी पी बना सकता है, पी डी बना सकता है, डी डी। एस वाला केस इसमें नहीं आ सकता। तो सपोज ओवरलैपिंग है, लेट्स से 3p पाई 3p पाई, 3p पाई 3d पाई, और 3d पाई 3d पाई। 2 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 2d होता नहीं है, तो मैंने इसलिए 3 से शुरू किया। यानी p पाई p पाई p पाई d पाई एंड d पाई d पाई। अब सबसे ज्यादा डायरेक्शनल नेचर है इसमें, तो d पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? श्योर? तो सिग्मा पाई में सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डेल्टा और पाई में सपोज कहीं डेल्टा बॉन्ड बन रहा है, कहीं पाई बॉन्ड बन रहा है, तो बेटा डेल्टा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा ना सिग्मा और डेल्टा, हाँ सिग्मा और डेल्टा अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, पाई अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो डेल्टा और पाई में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ? डेल्टा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। सिग्मा। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ, और पाई वीकेस्ट। ये क्लियर है? घर जाकर अगर आज ये नहीं पढ़ा, जिन्होंने पहली बार पढ़ा है या बिल्कुल पहले का ध्यान नहीं था, आज फ्रेश ही है ऑलमोस्ट, घर जाकर नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। एंड थिंग्स आर वेरी लॉजिकल, वेरी इजी, पर इसके बेसिस पर बहुत रीजनिंग आएगी। ठीक है? सीपीपी है, निकालो। दिव्यांश क्लास 12 बजे तक है। दिव्यांशी है ना इसका नाम? क्लास 12 बजे तक रहेगी, है ना? 11:15 नहीं। आप भी सब सुन लो, 11:15 नहीं छोड़ूंगी मैं, 12 बजे ही छोड़ूंगी। सबकी क्लास 1.5 घंटा, मेरी क्लास 1.25 घंटा। क्यों भाई? मैं नहीं जाती नीचे। क्योंकि केमिस्ट्री की आती है ना 10:30 से 12। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। अब तुम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़कर आओगे तो मैं इसके क्वेश्चंस तुम्हें करवाऊंगी, और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा करवाऊंगी, सब मिक्स्ड, जिसमें तुम्हें सब कुछ अप्लाई करना पड़े। पढ़कर नहीं आओगे तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे क्लास में। बदले में तुम्हें मिलेगा मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार, मेरा एप्रिसिएशन। हाँ, क्या है? फर्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। जो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है उसमें आपको सिग्मा और पाई निकालने हैं। जो मॉलिक्यूल दे रखा है उसमें सिग्मा और पाई निकालने हैं। इसका भी अगर तुम गलत आंसर बता रहे हो, एकदम सही टाइम पर तुमने करेक्शन कर लिया। जितने भी सिंगल बॉन्ड है सारे सिग्मा, जब डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, जब ट्रिपल है तो एक सिग्मा दो पाई। आप काउंट कर लो उसमें तो आंसर आ जाएगा 10 सिग्मा और 3 पाई। सीपीपी कहाँ है तुम्हारी? मेरी शक्ल पे लिखी है क्वेश्चंस। माता रानी के प्रवचन चल रहे हैं तुम्हारे लिए, हाथ पैर बांध कर सब बैठे हुए हो तुम। कहाँ है सीपीपी? कचौरी खाली इस पर रख के। सेकेंड क्वेश्चन,
the bond in the formation of fluorine molecule. फ्लोरीन, अरे फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p5. ये रहा इसका हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. ऐसे दूसरे का भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ही होगा p. तो ओवरलैपिंग किसकी है? 2p और 2p की. बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई सिग्मा सिग्मा. तो ओवरलैपिंग किसकी है? p p ओवरलैपिंग. थर्ड, बहुत इजी क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड? तो एस वाले ऑप्शन सारे रूल आउट हो जाते हैं. एस कभी भी पाई नहीं बनाएगा. पी पी लेटरल ओवरलैपिंग या एक्सियल? लेटरल ओवरलैपिंग. एक्सियल से तो क्या बन जाएगा? सिग्मा. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ऐसा है, आंसर पता है कब समझ में आता है? जब अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब आंसर समझ. अगर हम मैडम को ऐसे ही देखते रहेंगे तो फिर मैडम पता नहीं समझ में आया या ना आया, क्वेश्चन तो 100% समझ में नहीं आएगा. पता नहीं कौन सी बॉन्डिंग चलेगी फिर. सिग्मा पाए तो नहीं चलेगी. चलो फोर्थ क्वेश्चन बताओ. नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड कैल्शियम कार्बाइड. अब पहले तो कैल्शियम कार्बाइड क्या है? CaC2. 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 तो CaC2 में ऐसे है. कोवलेंट बॉन्ड कहाँ है? यहां है ना, राइट. 4 बना सकता था, 4 की जगह 3 बनाए. ऐसे होगा ना. तो कितने सिग्मा और कितना पाई नजर आ रहे हैं? 1 सिग्मा 2 पाई. 1 सिग्मा 2 पाई. Fifth, which of the following is not correct? A sigma bond is weaker than a pi bond. ये गलत है. Double bond is shorter than single bond. ये सही है. Double bond is shorter than sigma bond. सही बात है. हाँ, double bond is shorter than single bond. ये बात सही है. Sixth, pp orbital overlapping is present. PP किस में प्रेजेंट होगी ओवरलैपिंग? क्या हाइड्रोजन से बनने वाला मॉलिक्यूल में PP पॉसिबल है? हाइड्रोजन तो 1s1 है ना. तो हाइड्रोजन जितने में भी है उन सब में PP पॉसिबल नहीं है. उसमें या तो SS पॉसिबल होगी या SP पॉसिबल होगी. तो आंसर क्या आ जाएगा? क्लोरीन. क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या चलेगा? 3p5 दोनों का. तो 3p की ओवरलैपिंग होगी. 7th, pi bond is formed by side-wise overlapping of half-filled atomic orbitals. 8th, इथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन. पहले तो क्या है ये? हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पर फॉर्मूला क्या है? अब ये तो आना ही चाहिए. मतलब ऑर्गेनिक शुरू हो गई नहीं हुई ना अभी. फिर भी ऑर्गेनिक नहीं भी शुरू हुई तो भी इथेन तो कि कोई नहीं भूलता. इथेन क्या है? C2H6. इथाइलिन इज C2H4 और एसिटाइलिन इज C2H2. इथेन, इथीन और इथाइन. तो वो कह रहा है ग्रेटेस्ट पूछ रहा है. अच्छा, बॉन्ड एनर्जी. इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है. एन, अगर तुम नहीं भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओ तो भी एन से सिंगल बॉन्ड.
ईन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, कम से कम एक तो आएगा, और आइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो बॉन्ड एनर्जी ग्रेटेस्ट किस में है? एसिटाइलिन में, है ना। लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके पीरियोडिक के हैं। द एलिमेंट्स हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आंसर बताओ तुम तो। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यस। आप देखो उसमें D2, डी की फिलिंग चल रही है ना, और डी की फिलिंग से पहले एस फिल हो चुका है ना, भूल गए सीक्वेंस। इसलिए तुम्हें 2 क्वेश्चन देना जरूरी है मेरे लिए। 5S पूरा भरा हुआ है, 5P पूरा भरा हुआ है, 6S पूरा भरा हुआ है। किस में फिलिंग चल रही है? डी में फिलिंग चल रही है, तो डी ब्लॉक का हुआ ना। 10th, if the atomic number of element is 33, 33, atomic number, एलिमेंट, 33 एटॉमिक नंबर। अच्छा 33 में से 18 माइनस कर दो, 33 में से 18 माइनस कर दो, क्या बचा? 5 बचा। ये लो, 33 में से 18 माइनस कर दो, 5 बचा, 15 बचा। 15 वाला कौन सा है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के नीचे है आर्सेनिक, आर्सेनिक इज 33। कौन सा ग्रुप है? 15th ग्रुप, 15th ग्रुप, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली मेंडली वाले ग्रुप है, तो 5th ग्रुप। हाँ, तुमने तो गजब ही कर दिया, 33 में से 18 माइनस करके 5 ही बचा दिए। 5th ग्रुप आ जाएगा आंसर।